Welcome dear students. Good morning all of you. Myself A.K. शर्मा. आज के लेक्चर में बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th राजस्थान बोर्ड RBSC हिंदी मीडियम का नेक्स्ट लेक्चर बेटा 6 कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम 7वां लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने बेटा पढ़ा था, हमने बेटा एक का कोष्ठिका का वर्गीकरण किया। एक का कोष्ठिका का वर्गीकरण किया तो हमने कहा था एक का कोष्ठिका को बेटा हमने 2 भागों में बांटा, सरल एक का कोष्ठिका और दूसरे नंबर पर बांटा हमने केंद्रित एक का कोष्ठिका। ठीक है बेटा। फिर हमने केंद्रित एक का कोष्ठिका को बेटा 3 भागों में डिवाइड किया था, BCC, FCC और EC। ठीक है बेटा। BCC काय केंद्रित या अंतः केंद्रित एक का कोष्ठिका। दूसरे नंबर पर हमने लिया बेटा FCC फलक केंद्रित एक का कोष्ठिका। तीसरे नंबर पर हमने लिया बेटा EC एंड सेंटर्ड यानी अंत्य केंद्रित एक का कोष्ठिका। ठीक है बेटा। फिर हमने बात की बेटा अवयवी कणों की संख्या। तो हमने कहा था बेटा एक घनीय निकाय है, घनीय निकाय के अंतर्गत कोनों की संख्या कितनी होती है? तो बेटा कोनों की कुल संख्या 8 होती है। कोनों की कुल संख्या कितनी होती है बेटा? 8। ये घनीय निकाय बनाया बेटा हमने। इस घनीय निकाय में हम बेटा कोनों की संख्या निर्धारित करें। तो मैंने आपसे कहा था जिस रूम में आप बैठे हुए हो, ये रूम बेटा हमारे लिए घनीय निकाय है। अब इसमें कोने काउंट कर लो बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8। कोनों की संख्या कितनी हो गई बेटा? 8। अब बेटा ये एक कोना जो है ये कितनी एक का कोष्ठिकाओं को स्पर्श करेगा? तो हम कहेंगे बेटा एक कोना जो है ये 8 एक का कोष्ठिकाओं को स्पर्श करेगा। कैसे करेगा बेटा? इस कोने को हमने लिया तो बेटा इस घन के बराबर एक घन और होगा। कितने हो गए? 2 इसके बेटा पीछे की तरफ होंगे, वो भी बेटा इस कोने को स्पर्श करेंगे। कितने हो गए बेटा? 4। और बेटा 4 इनके ऊपर होंगे। टोटल कितने हो गए बेटा? 8। ठीक है। तो हमने क्या कहा? प्रत्येक कोना 8 अन्य इकाइयों को स्पर्श करता है। ठीक है बेटा। अतः कोनों के सापेक्ष विशिष्ट इकाई के लिए, विशिष्ट कोष्ठिका के लिए कणों की संख्या बराबर। बेटा एक कण उपस्थित है, ये कण 8 कमरों को 8 इकाइयों को टच कर रहा है, तो बेटा इस इकाई में कितना भाग होगा? 1/8। कितना होगा बेटा? 1/8। अब बेटा हम कहेंगे फलक कितनी है? फलक होती है बेटा टोटल 6। हम जिस कमरे में बैठे हैं इसको घन मान लो। फलक काउंट करो बेटा। एक ये दीवार हो गई, एक इसके सामने हो गई, 2। एक ये दीवार हो गई, एक इसके सामने हो गई। बेटा कितनी दीवारें हो गई? 4। एक फर्श हो गई और एक बेटा छत हो गई। टोटल कितने फलक हो गए? 6। बेटा इस फलक को, इस वाली फलक को देखो, ये 2 कमरों को स्पर्श करेगी। ये इस कमरे से संबंधित भी है और इसके बराबर वाले कमरे से भी संबंधित है। यानी कि बेटा प्रत्येक एक फलक जो है 2 इकाइयों को स्पर्श करेगी। ठीक है। कितनी इकाइयों को? 2 को। प्रत्येक फलक 2 इकाइयों को स्पर्श करती है। ठीक है बेटा। क्लियर हो गई बात? इसलिए फलक के सापेक्ष विशिष्ट एक का कोष्ठिका के लिए कणों की संख्या, एक कण को 2 इकाइयों में बांटेंगे बेटा, तो इस यूनिट सेल के लिए कितना आ जाएगा? 1/2। और बेटा दूसरी यूनिट सेल के लिए भी 1/2। क्लियर हो गई बात? अब बेटा हम बात करें तीसरे नंबर पर
हम कहेंगे किनारों की संख्या, और बेटा किनारों की संख्या हमारे पास होती है 12। ये किनारे हैं, काउंट कर लो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल कितने किनारे हो गए बेटा? 12। एक किनारे को किसी को भी पकड़ो बेटा, इस किनारे को लिया मैंने, ये किनारा बेटा इसके बराबर वाले घन को भी, एक एकक कोष्ठिका को भी स्पर्श करेगा। 2 बेटा उसके बराबर, यानी कि कितनों को? टोटल 4 को स्पर्श करेगा। तो मैं कहूंगा बेटा प्रत्येक किनारा 4 इकाइयों को स्पर्श करता है। बेटा ठीक है, इसलिए बेटा मैं कहूंगा किनारे के सापेक्ष कण की संख्या, तो बेटा इस किनारे पर एक पार्टिकल रख दिया, यह पार्टिकल कितने भागों में डिवाइड होगा बेटा? 4 में। इस एकक कोष्ठिका के लिए कितना हिस्सा रहेगा बेटा? 1/4। कितना रहेगा बेटा? 1/4। ठीक है। और बेटा हम कहेंगे सेंटर जो है, केंद्र हमेशा एक होता है, केंद्र दूसरी एकक कोष्ठिका को स्पर्श नहीं करता, केंद्र हमेशा यूनिट के बीच में रहेगा। तो केंद्र के सापेक्ष कणों की संख्या बेटा 1 रहेगी, क्योंकि ये दूसरे को स्पर्श नहीं कर रहा है। तो केंद्र के सापेक्ष कणों की संख्या बेटा 1 रहेगी। ठीक है। वापस देखें बेटा, कुल कोने कितने हैं? 8। प्रत्येक कोने के सापेक्ष कण की संख्या क्या लेंगे? 1/8। क्वेश्चन में हमें दे दिया जाए 5 कोनों पर कण है, तो 1/8 को गुणा करेंगे 5 से। सभी कोनों पर है, तो कोने कितने थे? 8। 1/8 को गुणा करेंगे 8 से। ठीक है बेटा। ऐसे ही फलकों की संख्या कितनी है बेटा? 6। और प्रत्येक फलक के सापेक्ष कितना हिस्सा हमारे पास आएगा? 1/2। ठीक है बेटा। ऐसे ही हम कहेंगे किनारों की संख्या टोटल कितनी है बेटा? 12। प्रत्येक किनारे से हमारे पास कितना भाग रहेगा कण का? 1/4। और बेटा केंद्र हमेशा 1 होता है, और केंद्र के सापेक्ष कण की संख्या कितनी रहेगी? 1। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़े। फिर हमने बेटा क्रिस्टलीय समुदाय पढ़े। क्रिस्टलीय समुदाय बेटा हमने पढ़े थे 7, और 7 क्रिस्टलीय समुदाय में हमने बेटा 14 ब्रेवियस जालक बनाए थे। कितने ब्रेवियस जालक बनाए थे? 14 क्रिस्टलीय समुदाय बेटा कौन कौन से थे? घनीय, मैंने याद कराया था 3 एक साथ, घनीय, द्विसमलंबाक्ष और बेटा विषमलंबाक्ष। ये 3 एक साथ याद किए हमने। ठीक है। फिर बेटा षटकोणीय को अलग याद करवाया था मैंने। फिर बेटा 3 एक साथ करवाए थे, त्रिसमन्ताक्ष, एकंताक्ष और बेटा त्रिंताक्ष। एक बार मैं इनके पैरामीटर दोबारा से बता दूं। बेटा घनीय के लिए लंबाई के पैरामीटर a बराबर b बराबर c, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। शुरू के 3 में बेटा मैंने कहा था ये बराबर होंगे, और इसमें भी बेटा अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री होगा। ठीक है बेटा। लंबाई के पैरामीटर चेंज हो रहे थे बेटा। द्विसमलंबाक्ष का मतलब 2 यानी द्वि यानी 2, सम यानी समान, लंब यानी लंबाइयां, और अक्ष यानी अक्षों की। 2 अक्षों की लंबाइयां समान होंगी, यानी कि बेटा a बराबर होगा b के, लेकिन b बराबर नहीं होगा c के। तीसरा क्या था बेटा? विषमलंबाक्ष। विषमलंबाक्ष में हम बात करें तो सभी अक्षों की लंबाइयां विषम होंगी, यानी a बराबर नहीं होगी b के, b बराबर नहीं होगी c के। क्लियर बेटा। फिर हमने बात किया षटकोणीय, अलग पढ़ा था बेटा। षटकोणीय मैंने ऐसे संरचना बताई थी। ये षटकोणीय एक स्ट्रक्चर है, ये लंबाई a, ये लंबाई b, नीचे भी एक षटकोणीय स्ट्रक्चर होगी। ठीक है बेटा। ये षटकोणीय स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के साथ यूं जुड़ी होंगी, तो ये लंबाई हो गई c। बेटा इस षटकोण वलय में a और b तो बराबर होती हैं, लेकिन बेटा जब 2 षटकोणीय लंबाइयों को, जो षटकोणीय परतों को जोड़ने वाली लंबाई है c, ये डिफरेंट होगी।
यानी कि बेटा ए बराबर हो गया बी के, लेकिन बी बराबर नहीं है सी के। ठीक है, ये कोण षटकोणीय परत में बेटा 120 डिग्री का बनता है और ए और बी के बीच के कोण को हमने नाम दिया गामा। और ये दो षटकोणीय परतें एक दूसरे के साथ लंबवत जुड़ी हुई हैं, तो ये कोण जो बनेगा बेटा 90 डिग्री का, पीछे भी बनेगा वो 90 डिग्री का। यानी कि दो कोण अल्फा और बीटा तो बराबर है 90 डिग्री के, लेकिन गामा जो है बेटा ये 120 डिग्री का है। ठीक है, फिर हमने बात की बेटा त्रिसमन्ताक्ष। त्रिसमन्ताक्ष में हमने कहा त्रि यानी 3 अक्ष बराबर होंगी, समान है। त्रि यानी 3, सम यानी समान अक्ष, 3 अक्ष बराबर हैं। ए बराबर है बी के, बी बराबर है सी के, अल्फा बराबर है बीटा के, बीटा बराबर है गामा के, लेकिन ये बेटा कभी भी 90 के बराबर नहीं होंगे। फर्स्ट यानी गणीय और लास्ट हमारे पास 5वें नंबर पे है त्रिसमन्ताक्ष। यही डिफरेंट है दोनों में। दोनों में देखो ए बराबर बी बराबर सी, यहाँ भी ए बराबर बी बराबर सी। यहाँ अल्फा बीटा गामा सारे बराबर हैं, सब 90 हैं, लेकिन बेटा यहाँ अल्फा बीटा गामा बराबर तो हैं लेकिन 90 के नहीं है। क्लियर। अब आता है एकंताक्ष। एकंताक्ष में बेटा हमारे पास क्या होगा, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल गामा इक्वल 90 डिग्री, लेकिन बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। और लास्ट है त्रिंताक्ष, ए बराबर नहीं है बी के, बी बराबर नहीं है सी के, अल्फा नॉट इक्वल बीटा नॉट इक्वल गामा और नॉट इक्वल टू 90। पहले वाले को देखो सारे बराबर हैं, यानी कि ये सममित समुदाय है। लास्ट वाले में सभी मान डिफरेंट है, यानी कि बेटा ये असममित समुदाय है। क्वेश्चन पूछ ले पूर्णतः सममित समुदाय कौन सा है, तो गणीय। पूर्णतः असममित समुदाय कौन सा है, तो बेटा त्रिंताक्ष। फिर मैंने कहा था ब्रैवेज जालकों की संख्या, तो मैंने फॉर्मूला बताया था 3 2 4 1 1 2 1। काउंट कर लो बेटा 14 हो गए। ठीक है, फिर इसके कुछ एग्जाम्पल्स हमने हर यूनिट के देखे थे। ठीक है, अब हम बात करें बेटा, इसके बाद हमने बात की समुदाय के बाद हम पढ़ेंगे बेटा क्लोज पैकिंग, निबिड़ संकुलन। लेकिन निबिड़ संकुलन करने से पहले बेटा यहाँ तक कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, इन क्वेश्चनों के बारे में ध्यान देते हैं। और बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार कंपटीशन में आए हुए हैं, बोर्ड के पेपर में भी काफ़ी क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, मैंने आपसे कह दिया बेटा, क्वेश्चन लिया निम्न में से सहसंयोजी ठोस है। ऑप्शन लिया बेटा, मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं। ऑप्शन में मैंने कहा CO2, H2O, डायमंड, हीरा, और फिर मैंने कह दिया बेटा NaCl। ये सब सॉलिड के रूप में लिए बेटा। तब बेटा हमने कहा सहसंयोजी ठोस कौन सा है। सहसंयोजी ठोस बेटा परमाणु, अधातुओं के परमाणु जिनके बीच सहसंयोजी आबंध का निर्माण होता है, सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस बनाएंगे। तो सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस CO2 तो बेटा अध्रुवीय हो गया, अध्रुवीय आणविक हो गया। H2O में बेटा हाइड्रोजन बंधित हो गया। हीरा बेटा कैसा हो गया, सहसंयोजी हो गया। और NaCl कौन सा हो गया बेटा, आयनिक हो गया। क्या पूछा था क्वेश्चन में, सहसंयोजी कौन सा है, तो बेटा हमारा आंसर हो गया डायमंड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, निम्न में से असंगत है। बेटा मैंने 4 ऑप्शन दिए। पहले ऑप्शन में लिखा ध्रुवीय, आणविक, क्रिस्टलीय, ठोस। सेकंड में बेटा मैंने लिखा आयनिक ठोस। थर्ड में बेटा मैंने लिखा धात्विक ठोस। और फोर्थ में लिया बेटा मैंने नेटवर्क या सहसंयोजी ठोस। क्लियर बेटा। इसमें मैंने कहा बेटा CO2, इसमें मैंने कह दिया CaF2,
धात्विक में मैंने लिया बेटा Ag और इसमें मैंने कह दिया बेटा ग्रेफाइट। ठीक है बेटा। आप देखें CO2 की बात करें तो बेटा CO2 रेखीय संरचना का होता है, लीनियर स्ट्रक्चर में होता है, और इस आबंध का डायपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में, इस आबंध का डायपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में। हमने कहा था बेटा डायपोल मूवमेंट जो है, द्विध्रुव आघूर्ण जो है, ये एक सदिश राशि है, और सदिश राशि है तो बेटा इसका डायपोल मूवमेंट हो गया 0, और 0 हो गया तब बेटा CO2 ध्रुवीय नहीं है, कैसा है, अध्रुवीय। ठीक है बेटा, ये असंगत है। बाकी बेटा आयनिक CaF2 आयनिक है, क्लियर है, Ca+2 आयन बनाएगा, F-2 बनाएगा, F- बनाएगा। धात्विक Ag, ठीक है बेटा। ग्रेफाइट है, डायमंड है, कार्बाइड है, नाइट्राइड है, ये सारे कैसे होते हैं, नेटवर्क या सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन लिया सहसंयोजी ठोस जो वैद्युत का सुचालक होता है। वैद्युत का क्या होता है बेटा, सुचालक। ऑप्शन ले लेते हैं बेटा। मैंने आपसे ऑप्शन में दिया कि डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। हमने कहा था बेटा सहसंयोजी ठोस का विशेष लक्षण है कि ये ठोस अवस्था और गलित दोनों में अचालक होते हैं, लेकिन बेटा ग्रेफाइट खुद की आंतरिक संरचना के कारण क्या होता है, चालक होता है। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया बेटा ग्लास। उदाहरण है ऑप्शन ए आभासी ठोस, ऑप्शन बी वास्तविक ठोस, ऑप्शन सी सुपर कूल्ड लिक्विड, अतिशीतित द्रव, और बेटा लास्ट ऑप्शन लिया ए व बी दोनों। तो बेटा हम कहेंगे ग्लास अक्रिस्टलीय ठोस है, और अक्रिस्टलीय ठोस बेटा जो है ये होते हैं, इनको आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव भी कहते हैं, यानी कि ए व सी दोनों। क्लियर हो गई बात। अब बेटा कुछ क्वेश्चंस मैं लेता हूं। ये क्वेश्चंस हो गए बेटा हमारे पास क्रिस्टलीय ठोस के वर्गीकरण पर या ठोस के वर्गीकरण पर। अब हम बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल टाइप में क्या होते हैं बेटा। हमने कहा कि हमारे पास ए व बी के युग्मन से क्रिस्टलीय ठोस का निर्माण होता है। इनमें कण ए जो है ये फलक केंद्रित है, तथा कण बी जो है ये प्रत्येक किनारों पर उपस्थित है। इसका सूत्र क्या होगा, इस क्रिस्टलीय ठोस का सूत्र अपने को निकालना है। देखो बेटा कैसे सॉल्यूशन करेंगे। ए कहाँ पर है, प्रत्येक फलक पर, बी कहाँ पर है, किनारों पर। ठीक है बेटा। तो ए की संख्या किसके सापेक्ष आएगी बेटा, फलक के सापेक्ष। एक फलक से क्या आ रहा था, 1/2। कितनी फलक होती है बेटा, 6। कितनी संख्या हो गई, 3। किनारों पर बी की संख्या निकालनी है बेटा, किसके सापेक्ष, किनारों के सापेक्ष। किनारे से बेटा 1/4, किनारे कितने हैं, 12। कितने हो गई बेटा, 3।
ए और बी का रेशियो आ गया 3:3 यानी 1:1। फॉर्मूला बन गया बेटा ए बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। अब बेटा पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। एक हमारे पास अलॉय है, मिश्र धातु है, और ये बना हुआ है बेटा कॉपर से, Ag से और Au से। कॉपर जो है ये बेटा FCC संरचना में है। कौन सी संरचना में है? FCC संरचना में। ठीक है बेटा। और बेटा Ag है, ये किनारों के केंद्र पर है, प्रत्येक किनारों के केंद्र पर है। और बेटा Au है, ये काय के केंद्र पर है, निकाय के केंद्र पर है। तो इस अलॉय का फॉर्मूला क्या होगा? क्लियर बेटा। कॉपर, कॉपर कहां पर है? FCC संरचना में। FCC का मतलब हो गया कोनों पर प्लस प्रत्येक फलक के केंद्र पर। हो गया या नहीं हुआ? कोने से 1/8 गुणा 8, फलक से 1/2 गुणा 6, 1 + 3 कितने हो गए बेटा? कॉपर की संख्या एक यूनिट सेल में 4। क्लियर। अब बेटा मैं आपसे कहूँगा Ag कहाँ पर है? Ag प्रेजेंट है किनारों पर। तो बेटा Ag की संख्या हो जाएगी 1/4 गुणा 12। कितनी हो गई बेटा? 3। किनारे से के सापेक्ष 1/4, टोटल किनारे कितने हैं? 12। फिर बेटा Au बेटा बॉडी के केंद्र पर है, तो केंद्र पर है तो Au की संख्या क्या होगी बेटा? 1। ठीक है। फॉर्मूला क्या हो गया बेटा हमारा? Cu4 Ag3 Au। क्लियर बेटा। चलें आगे, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं बेटा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने कहा ए व बी FCC अरेंजमेंट व्यवस्था बनाते हैं, जिसमें ए जो है ये कॉर्नर पर है, इकाई के कोनों पर है, और बी जो है ये बेटा प्रत्येक फलक के केंद्र पर है। अब इसका फॉर्मूला बताएंगे क्या होगा। तो बेटा मैं कहूँगा ए जो है कोनों पर है, तो ए की संख्या निकालो पहले। कोने के सापेक्ष 1/8, कुल कोने कितने हैं? 8। कितनी हो गई बेटा? 1। अब बेटा दूसरा हमारे पास बी कहाँ पर है? बी है प्रत्येक फलक पर। फलक के सापेक्ष बेटा संख्या निकालें, तो फलक के सापेक्ष 1/2, कुल कितनी फलक है? 6। कितनी हो गई बेटा? 3। फॉर्मूला हो गया AB3। क्लियर बेटा। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट IIT के लिए भी काफ़ी बार बेटा 1-2 बार क्वेश्चन आया हुआ है। ए व बी FCC स्ट्रक्चर में संकुलित होते हैं, जिसमें ए इकाई के कोनों पर है और बी प्रत्येक फलक के केंद्र पर है। ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन चेंज किया मैंने। क्रिस्टलीकरण के समय, क्रिस्टलीकरण के समय प्रत्येक इकाई के, प्रत्येक एकक कोष्ठिका के एक कोने से एक एकण व्यवस्थित होने से रह गया। जब क्रिस्टलीकरण हुआ ए और बी का, तो प्रत्येक यूनिट सेल में एक डिस्टरबेंस आ गया,
क्या डिसऑर्डर आ गया बेटा कि ए जो कण है वो एक कोने पे वंचित रह गया, एक कोने पे नहीं जुड़ पाया। टोटल कोने 8 हैं, इसका मतलब एक पे नहीं जुड़ पाया तो कितने पे जुड़ गया? 7 पे। क्लियर है ना? तो मैं कहूंगा बेटा एक ही संख्या हमारे पास आ गई। हमने कहा बेटा ए हमारे पास कोनों पर है 1/8, लेकिन गुणा में बेटा 8 ना करके कितने करेंगे? 7। कितनी हो गई बेटा? 7/8। बी की संख्या कितनी हो गई बेटा? फलक पर है 1/2 गुणा 6 कितनी हो गई बेटा? 3। ए और बी का रेशियो हो गया बेटा 7/8:3, 7:24, 7:24। फॉर्मूला क्या बन गया बेटा? A7 B24। क्लियर बेटा? चलिए कोई बात नहीं। मैंने कहा बेटा BCC व FCC में अवयवी कणों की संख्या का अनुपात बताओ। बेटा BCC में कण हो गए 1/2, 1/8 गुणा 8 प्लस 1, यानी कि 1 + 1 = 2। बेटा BCC में कहाँ पे होंगे? कोनों पर होंगे और बॉडी के सेंटर पर होंगे। कोनों से 1/8 गुणा 8, बॉडी के सेंटर से 1, टोटल हो गया बेटा 2। FCC में कण क्या कहाँ होंगे बेटा? कोनों पर होंगे 1/8 गुणा 8, फलक के केंद्र पर होंगे 1/2 गुणा 6, 1 + 3 बेटा कितने हो गए? 4। हमसे बेटा अनुपात पूछ लिया, तो BCC और FCC का अनुपात हो गया 2:4, यानी बेटा 1:2। क्लियर बेटा? चलूं आगे। अब बेटा हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया कि A+ और B- आयन जो है ये क्रिस्टलीकरण द्वारा आयनिक यौगिक बनाते हैं, जिनमें से A+ आयन्स बेटा कोनों पर प्रेजेंट है और B+ आयन बेटा निकाय के केंद्र पर है। अब इस यौगिक का फॉर्मूला बताना है। A की संख्या कोनों से निकालो बेटा। A+ आयन की संख्या 1/8 गुणा 8, 1। B- आयन की संख्या बेटा बॉडी के सेंटर से 1, और फॉर्मूला हो गया A + B-, यानी कि AB। क्लियर बेटा? चलो आगे। अब बेटा हम बात करेंगे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं लास्ट। हमने कहा बेटा एक कंपाउंड X और Y के क्रिस्टलीकरण से बना, एक कंपाउंड X व Y के क्रिस्टलीकरण से बना, ठीक है बेटा, और ये क्यूबिक संरचना बना रहा है। X जो है बेटा ये कोनों पर है और Y फलक के केंद्र पर है, ठीक है। ये प्रत्येक कोनों पर है और ये प्रत्येक फलक के केंद्र पर है। यौगिक का फॉर्मूला बताएं बेटा। कोनों से तो हो गया बेटा 1/8 गुणा 8, 1, फलक से 1/2 गुणा 6, 3, X Y 3। क्लियर है बेटा? अब क्वेश्चन सेशन को बेटा हम खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे बेटा क्लोज पैकिंग की, निबिड़ संकुलन की। हमने कहा बेटा किसी भी क्रिस्टलीय ठोस का जब निर्माण होगा तो ये निर्माण होगा बेटा अवयवी कणों से। किससे होगा बेटा? अवयवी कणों से। अवयवी कण के रूप में बेटा मैं कह सकता हूं परमाणु, अणु या आयन हो सकते हैं।
इन अवयवी कणों को बेटा ठोस गोलाकार मानते हुए इस तरीके से व्यवस्थित करें कि इनके बीच न्यूनतम रिक्त स्थान रहे। रिक्त स्थान क्या रहे बेटा? न्यूनतम, जिससे मैं कह दूं घनत्व या स्थायित्व जो है ये अधिकतम प्राप्त हो जाए। इस प्रकार का जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को बेटा हम कहेंगे क्लोज पैकिंग, निबिड़ संकुलन। इसका इंग्लिश वर्ड याद रखना, निबिड़ संकुलन यानी क्लोज पैकिंग। अवयवी कणों की पैकिंग हमें इस तरीके से क्लोज करनी है कि उनके बीच इतनी क्लोज करनी है कि बीच में जो गैप है वो न्यूनतम रहे। क्लियर? तो बेटा डेफिनेशन हो जाएगी, क्रिस्टलीय ठोस के निर्माण में भाग लेने वाले अवयवी कणों को ठोस गोलाकार मानते हुए इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए कि उनके मध्य रिक्त स्थान न्यूनतम रहे, जिससे इस ठोस का घनत्व या स्थायित्व अधिकतम प्राप्त हो सके। इस प्रकार की व्यवस्था को निबिड़ संकुलन कहते हैं। क्लियर बेटा? निबिड़ संकुलन बेटा हम पढ़ेंगे आगे, 3 प्रकार का होता है, एक विमीय निबिड़ संकुलन, द्विविमीय निबिड़ संकुलन और त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। ठीक है बेटा? इसको हम डिस्कस करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर पर। ठीक है? ओके, थैंक यू।